तो कल आप लोगों को पढ़ा रहे थे मूल अधिकार के बारे में ना। और मूल अधिकार में काफ़ी कुछ चीज़ें बता दिए हैं, लेकिन अभी एक भी आर्टिकल के बारे में बताया नहीं गया है। तो पहले हम उसको रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज आपको आर्टिकल बताते हैं। भाग 3। भाग 3 में क्या है? मूल या मौलिक अधिकार। मूल या मौलिक अधिकार। बताइए भाई, मूल अधिकार का प्रावधान किस देश से है? अमेरिका। प्रावधान का मतलब किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका। अमेरिका भी बोल सकता है या यूएसए, चाहे जो बोले, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। बताइए, मूल अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? 12 से लेकर के 35 के बीच। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में उल्लेख किया गया है मूल अधिकार का। मूल अधिकार के बारे में हम आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, जैसे मूल अधिकार को नैसर्गिक कहा जाता है। नैसर्गिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूल अधिकार जीवन जीने के लिए जरूरी है, बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है। इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार। और मूल अधिकार ही ऐसा अधिकार होता है जो हम लोगों को विशेष अधिकार देता है। बाकी सब तो सरकार ली है, विशेष अधिकार कौन देता है? मूल अधिकार। इसीलिए मैग्ना कार्टा कहते हैं संविधान के भाग 3 को या मूल अधिकार को। बताइए, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को कहा जाता है। न्यायपालिका। और न्यायपालिका में भी कौन कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रिट निकालता है, तो मूल अधिकार की रक्षा करता है। और हाई कोर्ट आर्टिकल 236। ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। नैसर्गिक कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया, इसका रक्षक बताया गया है न्यायपालिका को। इसके बाद हम आपको बताए थे कि अगर मूल अधिकार को निलंबित करना हो, इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंड करना, और प्रतिबंध लगाना हो, तो ये काम कौन करेगा? बताइए। निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को ऐसी क्या खुजली हो जाती है कि वो मूल अधिकार को निलंबित कर देते हैं? कुछ जरूरत पड़ती है आपात के समय। बिल्कुल सही। आपात के समय मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, और ऐसा करने का अधिकार मात्र राष्ट्रपति के पास होता है। बताइए, अगर किसी मूल अधिकार को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है, उसे फिलहाल हिंदी में प्रतिबंध कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे टर्मिनेट करना। तो बताइए, किसी मूल अधिकार को अगर टर्मिनेट करना है तो कौन करेगा? संसद भवन। अब जब संसद भवन किसी मूल अधिकार को टर्मिनेट करती है, तो इसके पीछे भी कोई कारण रहता होगा कि बिना कारण चलो आज टर्मिनेट कर देते हैं इसको। क्या कारण रहता है? राष्ट्रहित। बहुत सही। राष्ट्रहित की बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे आर्टिकल 31 को हटाया गया, तो राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए हटाया गया। तो आप इसको जानते रहेंगे। निलंबित करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, जबकि प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है संसद भवन के पास। अच्छा बताइए आप लोग, ऐसे कौन से 2 आर्टिकल हैं जिसको राष्ट्रपति महोदय निलंबित नहीं कर सकते हैं? 20 और 21। 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आपात ही क्यों ना आए, पानी बरस जाए, बिजली चमक जाए, कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति महोदय इसको टच नहीं कर सकते। टच किए तो गए खुद ही। समझ गया ना? तो आर्टिकल 20 और 21 को याद रखना है कि आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रपति महोदय किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? संशोधन के बारे में। संशोधन तो बताइए, कितना संशोधन बताए थे आपको? 2 संशोधन। एक 44वां संविधान संशोधन 1977, एक बताए थे 86वां संविधान संशोधन 2002। और पहले वाले में से कुछ हटाया गया था, मतलब 44वां संविधान संशोधन द्वारा कुछ हटाया गया। क्या हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो संपत्ति आर्टिकल 31 में ही नहीं था। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F, यहाँ से उसे हटा दिया गया। कहा गया भागो यहाँ से। 19F और 31 से उसे हटा के रख दिया गया 300 के काम। ठीक है। पहले संपत्ति हमारा मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन जैसे ही 300 का में रख दिया गया है, वो क्या बन गया है? कानूनी अधिकार। विधिक अधिकार भी बोल सकते हैं, कानूनी अधिकार बोल सकते हैं, एनीथिंग। और 86वां द्वारा किसे हटाया गया?
सर जोड़ा गया नहीं, बिल्कुल सही। जोड़ा गया है, बताया नहीं गया, जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। सुभाष लगता है अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। राइट टू एजुकेशन हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? शिक्षा का मूल अधिकार। शिक्षा का मूल अधिकार। तो शिक्षा का मूल अधिकार किस आर्टिकल में जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 21 का में। आर्टिकल याद रखना है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया और आर्टिकल 21 में एक पॉइंट और जोड़ दिया गया 21 का। तो 21 का में क्या है? शिक्षा का मूल अधिकार। समझ गया ना? और हम आपको 2 पॉइंट बताए थे कि कुछ ऐसे मूल अधिकार, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को दिए गए। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19 लिखना पहले, 19, 29, 30। ठीक है, ये केवल भारतीयों को दिया गया है। इसके पीछे भी रीजन है। जब आपको 15, 16, 19, 29, 30 याद आ जाएगा तो वहाँ पढ़ाते समय हम आपको याद कराएंगे कि बताए थे ना 15 वाला नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, इसका भी रीजन हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, कल ही बताए थे। आज पढ़ाना है आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल शुरू किया जाए ना। इसको तो कोई लिखेगा नहीं क्योंकि आप लोग कल लिख ही लिए हैं। इरेज करें ना? लिख रहे हैं सर। कोई लिखेगा? थोड़ा बहुत बाधित हो रहा है तो परिवर्तित करते हैं। तो आपको पढ़ा रहे हैं भाग 3 और भाग 3 में पढ़ाया जा रहा है मूल अधिकार। इससे पहले आपको 1 से लेकर के 11 तक आर्टिकल पढ़ा दिया गया ना। बताइए आर्टिकल नंबर 1 में क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल नंबर 2 में क्या है? विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। 3 में क्या है? नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 का प्रावधान। 2-3 में कही गई बातें। ठीक है, इसके बाद भाग 2 शुरू हो जाता था ना, नागरिकता। बताओ नागरिकता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से, विदेश। अरे भाई विदेश तो सभी है। और नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 5 से 11। बताइए आर्टिकल नंबर 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या है? पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता। 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाकर पुनः भारत आने वालों की नागरिकता। 8 में क्या है? विदेश में रहने वालों की नागरिकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो क्या विदेश में रहने से वो विदेशी थोड़ी ना हो जाए, भाई रह रहा है तो आर्टिकल 8 के रहेगा। आर्टिकल 9 में क्या है? अगर कोई व्यक्ति नहीं, स्वेच्छा से कहा जाए, अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त। 10 में क्या है? नागरिकता का बने रहना। और 11 में क्या है? नागरिकता संबंधी कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। तेज हो गया तुम लोग, बता रहे हैं। इसीलिए रोज डेली रिवीजन कराते हैं ना। मान लो भूल भी रहे हो ना तो आपको याद आ जाए, अरे नहीं इसको तो मैंने अभी कल ही पढ़ा था। तो आज आपको पढ़ाते हैं आर्टिकल नंबर 12 से। आर्टिकल 12 या हिंदी में इसे कहते हैं अनुच्छेद 12। आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12। तो देखिए भाई आर्टिकल 12 में क्या है। अब याद कीजिए कुछ चीज़ें। जैसे मैंने आपको शुरू में अगर हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया होगा तो मैंने आपको इतिहास की परिभाषा बताई होगी कि इतिहास क्या होता है। जब मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाना शुरू किया होगा तो पहले आपको मैंने पॉलिटी बताया था कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। पहले मैंने आपको परिभाषा ही बताया था कि नहीं। अब कोई भी चीज़ कहीं से शुरू होगी, स्टार्ट होगी, तो स्टार्टिंग में क्या बताई जाएगी? परिभाषा। क्या बताई जाएगी? परिभाषा। अब बताइए मूल अधिकार किस आर्टिकल से शुरू होता है? आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में क्या बताया जाएगा? परिभाषा। बस ऐसे याद करना है कि आर्टिकल 12 से ही शुरू होता है और शुरू में क्या बताया जाता है? परिभाषा बताया जाता है ना। तो आर्टिकल 12 में बताया गया है परिभाषा। क्या बताया गया है? परिभाषा। कहा गया है कि कोई भी स्टेट किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो किसी के मूल अधिकार का हनन करे। मान लो कोई ऐसी बाजार बना दे, कोई आदमी बाजार बना दे कि उसमें गरीब आदमी नहीं जा सके, केवल अमीर अमीर ही जाएंगे। पहले पूछेंगे अमीर हो गरीब हो, कहेंगे गरीब है, तुम्हारा यहाँ पर आना मना है। एकदम मतलब अलग तरीके के बना दिया जाए। बता रहे मतलब एक आप अपने मन में कल्पना कीजिए, बस कल्पना करने को, हाँ कोई कल्पना कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसका मतलब है कि वहाँ पर जाने से लोगों को रोका जा रहा है। इसका मतलब उनका मूल अधिकार का हनन हो रहा है ना। तो आर्टिकल 12 में परिभाषित करते हुए ये कहा गया कि सरकार मतलब स्टेट
स्टेट कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करे, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट का मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश स्टेट, ये नहीं। स्टेट का मतलब कोई भी संवैधानिक बॉडी, मतलब संवैधानिक निकाय, जैसे रेलवे एक प्रकार अपने आप में क्या है, डिपार्टमेंट। स्टेट का मतलब डिपार्टमेंट से है। तो यहाँ पर आर्टिकल 12 में कहा गया कि कोई भी राज्य, क्या हुआ, आर्टिकल 12 में कहा गया है कि कोई भी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन हो। और परिभाषा दे दिया गया, कहा गया कि मूल अधिकार इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि इसे कोई छीन नहीं सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं छीन सकती है। अगर सरकार भी छीनती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आओ अगर कोई छीनता है तो पहुँच जाएंगे तुरंत। तो यहाँ पर यही परिभाषा बताई गई कि मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन करे। लेकिन ये सब बहुत आपसे गहराई में नहीं पूछा जाएगा, बस आर्टिकल 12 में क्या है, परिभाषा। आर्टिकल 12 में समझ गया ना, आर्टिकल 12 में क्या है, परिभाषा। परिभाषा किसकी, मूल अधिकार की परिभाषा है और स्टेट की परिभाषा है, मतलब डिपार्टमेंट की परिभाषा है। समझ गए होंगे ना। आर्टिकल 12 में क्या है, परिभाषा। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है। अब आर्टिकल 13 चलते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। आर्टिकल 13, अगर पूरा पॉलिटी पढ़ाया जाए और पूरे पॉलिटी में से सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल चुनने को कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल अगर कोई होगा तो वो होगा आर्टिकल नंबर 13। कौन सा होगा, आर्टिकल नंबर 13। आखिर कौन सी चीज़ है जो इन सांसदों को डरा रही है ना। आर्टिकल 13 में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे पावरफुल इसको बना रही है। तो आर्टिकल 13 में पता है क्या, आर्टिकल 13 कहता है कि अगर सरकार किसी भी प्रकार का गलत कानून बनाती है, जैसे मान लो सरकार का मन हो कि अब हम अलग तरीके का कानून बनाएंगे, ऐसा कानून पारित कर दो कि अब 5 साल में इलेक्शन नहीं होगा, 50 साल में एक बार जो जीते 50 साल एंजॉय करे, ये तो गलत कानून हो रहा है कि नहीं। अगर कोई ऐसा कानून बना रहा है तो आर्टिकल 13 उसको देख रहा होता का गलत कानून मत बनाना। अगर कोई गलत कानून बनाया तो आर्टिकल 13 कहेगा रुको रुको रुको, पहले हम चेक करेंगे। आर्टिकल 13 तुरंत उसको चेक करता है और जैसे ही कानून गलत पाया जाएगा तुरंत उड़ा देगा, चाहे लोकसभा से पारित हो जाए, राज्यसभा से पारित हो जाए। राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करके एकदम बढ़िया सजा दे कि ये कानून बन चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहेगा कुछ नहीं, ये गलत कानून है, इसको उड़ा दो। इतना पावरफुल है, मतलब 545 सांसद पास करें, 245 राज्यसभा के सांसद पास करें, राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करें, इतनी शिद्दतों से कोई कानून बनता है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे चुटकी बजा देगी, खत्म। और किसके तहत, आर्टिकल 13 के तहत। समझ गए ना। और इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। हिंदी में कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। अब आर्टिकल 13 में केवल यही चीज नहीं है, आर्टिकल 13 में कम से कम आपको 3 चीजें मिलेंगी, जैसे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, ठीक। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है कि अगर संसद भवन के द्वारा, सुनो ध्यान से, एक एक चीज़ों को बताएंगे नहीं तो जल्दबाजी में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं ना। न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन हम उस स्थिति को कहते हैं जब सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाए। क्या बनाया जाए, कोई कानून बनाया जाए, लेकिन ये कानून गलत हो। कैसा हो, गलत कानून। जैसे मान लीजिए मोदी सरकार जो है कोई गलत कानून बना दे, भाई बीजेपी सरकार कोई गलत कानून बना दे, तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि बस ये कानून गलत है, लेकिन भाई प्रधानमंत्री कहेंगे लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर कर दिए, एक कानून बन चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगी, चेक करने के बाद अगर इसमें गलती पाई जाती है तो कहेगी चाहे जिसने भी पारित किया है ये कानून जो होता है वो रद्द किया जाता है। किसके द्वारा रद्द किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। समझ गए ना, रद्द किसके द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया जाएगा। तो इसको आप समझ लीजिए कि संसद भवन के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, अगर उस कानून में कोई गलती पाई जाती है, कोई खामी पाई जाती है, तो उस खामी को सुधारा नहीं जाता बल्कि सीधा क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और रद्द करने का काम किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो आर्टिकल 13 में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज और भी है, उसे कहते हैं जुडिशियल जस्टिफिकेशन। जुडिशियल जस्टिफिकेशन। आप
ये आर्टिकल 13 में नहीं है, नहीं तो सोचना जुडिशियल जुडिशियल दोनों मिलता जुलता है। ये है आर्टिकल 137 में। किस में है? आर्टिकल 137। आखिर इसमें क्या है? आर्टिकल 137 में ये कहा गया है कि मान लीजिए जज साहब कोई फैसला देते हैं, ठीक है, और जज साहब फैसला दे दिए। फैसला देने के बाद उनको लगा कि नहीं अब ये फैसला सही नहीं। देखो समय के साथ साथ हर चीज़ परिवर्तित हो जाती है कि नहीं। मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप छोटे रहे होंगे तो आपको छोटे समय में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? भाई एकदम छोटे रहे होंगे तो आपको अपनी माँ ही पसंद रही होगी। आप अपनी मम्मी के पास हमेशा दबक के रहते होंगे कि मम्मी कहीं नज़रों से दूर जाती होंगी तो तुरंत रोना गाना शुरू हो जाता था ना। फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़े हुए, अब आपको खिलौनों में इंटरेस्ट आने लगा। अब आपका खिलौना कोई छीन ले तो जान लीजिए फिर आप उसकी जान ले लेंगे अगर हिम्मत होती तो उस समय। तो खिलौना एक समय ऐसा हो जाता है कि आपको खिलौना प्यारा होने लगता है। फिर धीरे धीरे आप बढ़ने लगते हैं, फिर आप फ्रेंडशिप करते हैं, आपके दोस्त आ जाते हैं, कहेंगे मेरा दोस्त है, दोस्त तुम्हारे लिए मैं जान दे दूंगा, तो दोस्त के लिए जान दे देते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है फिर कोई और आ जाता है, कोई जान और बन जाता है, तो कहते हैं दोस्त दोस्त का मतलब जो है वही है। तो देख रहे हो ना कैसे सब परिवर्तित हो रहा है। अब बताओ जज साहब मान लीजिए आज कोई फैसला दे रहे हैं और 5 साल बाद क्या वो फैसला एकदम वही ही रहेगा? हो सकता है भाई बदल सकता है। तो जब जज साहब अपना फैसला बदल देते हैं तब उसे कहते हैं जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन। री मतलब होता है दोबारा, मतलब फिर से जस्टिस करना। और यहाँ पर अगर कोई संसद भवन के द्वारा गलत कानून बनाया जाता है उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। समझ गए कि नहीं? जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल जस्टिफिकेशन में बहुत अंतर होता है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ हिंदी में कहते हैं, हमको हिंदी नहीं याद आ रहा है इसका, कोई बताओ भाई हिंदी पता है इसका? जो भी होता हो फिलहाल इंग्लिश ही समझ लीजिए। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन, जिसमें जस्टिस वाली बात होती है वो आर्टिकल 137 में है, जिसमें अगर संसद भवन के द्वारा कोई गलत कानून बना दिया गया है तो उसे कहाँ देखा जाता है? आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी। और ऐसा किया गया है नेशनल एनजेएसी क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। देखो जो न्यायाधीश होते हैं ना वो संसद लोग मतलब सांसद लोग न्यायाधीश कभी नहीं बनते हैं। अब हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में पता है क्या है? हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में कहा गया है कि जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इनका तो घनिष्ठ संबंध है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध है। अब व्यवस्थापिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, थोड़ा हम आपको बता देते हैं, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे कि व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं, और फिर आपको बताएंगे न्यायपालिका क्या होती है। देखिए हमारे देश में कानून बनाने के लिए संसद भवन है, क्या है, और इस संसद भवन में 2 हाउस हैं। उसे कहा जाता है, पहले को कहा जाता है लोकसभा, दूसरे वाले को कहा जाता है राज्यसभा। और इस संसद भवन में जो लोग रहते हैं ना उन्हें कहा जाता है सांसद। क्या कहा जाता है? सांसद। तो संसद भवन में रहने वाला सांसद होता है। आप गलती से भी ये मत बोल दीजिएगा कि सांसद भवन के द्वारा कानून बना। सांसद भवन नहीं, संसद भवन। जो आदमी होता है उसे सांसद कहा जाता है, जो घर होता है उसे संसद कहा जाता है, ठीक है। और इसमें रहने वाले लोग हैं तो लोकसभा राज्यसभा 2 घर होता है, इसमें 545 होते हैं, इसमें 245, ठीक है। इन सभी लोगों को सांसद कहा जाता है। लोकसभा के होंगे तो कहा जाएगा लोकसभा सांसद, राज्यसभा के होंगे तो कहा जाएगा राज्यसभा सांसद, या अंग्रेजी में भी इन्हें कहा जाता है। अंग्रेजी के भी शौकीन होते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है एमपी। क्या कहा जाता है? एमपी। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। समझ गए कि नहीं? तो देखिए लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, दोनों के दोनों सांसद होंगे। इंग्लिश में कहा जाता है एमपी। एमपी इसलिए कहा जाता है, एम का मतलब होता है मेंबर और पी मतलब पार्लियामेंट, नहीं तो सोचना मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें कहा जाता है सांसद, और इन्हीं सांसदों को हम कह सकते हैं, क्योंकि यही सांसद लोग मिलकर ही तो कानून बनाते हैं, तो हम इन्हें व्यवस्थापिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यवस्थापिका के मेंबर। व्यवस्थापिका वालों का काम होता है कानून बनाना। क्या बनाना? कानून बनाना। व्यवस्थापिका काम होता है कानून बनाना। अब इन्हीं सांसदों में से जो सांसद मंत्री बन जाता है, क्या बन जाता है भाई? ये 545 245 में कोई ना कोई मंत्री बनेगा। जैसे कोई रेल मंत्री है, सड़क मंत्री है,
बहुत सारे मंत्री होते हैं ना, तो इन मंत्रियों को कहा जाता है व्यवस्थापिका। क्या कहा जाता है? सॉरी, कार्यपालिका। लेकिन केवल क्या मंत्री ही कार्यपालिका के मेंबर होते हैं? नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि मंत्री लोग चलेंगे कहेंगे चलो हम कानून लागू कराते हैं। तो कार्यपालिका को सहायता देने के लिए होते हैं सचिव। कौन होते हैं? सचिव। और इनको सहायता देने के लिए होते हैं ऑफिसर्स। कौन होता है? ऑफिसर्स। और इनको सहायता देने के लिए होते हैं एम्प्लॉई। कौन होते हैं? एम्प्लॉई, कर्मचारी जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इन सब को कहा जाता है कार्यपालिका। क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। बाकी जो सांसद लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है विधायिका। तो आप लोग बताइए, व्यवस्थापिका या विधायिका? चाहे व्यवस्थापिका बोलो या विधायिका बोलो, बात एक ही है, ठीक है? लिख दे रहे हैं दोनों। व्यवस्थापिका भी बोल सकते हैं और विधायिका भी बोल सकते हैं। व्यवस्थापिका ज्यादा अच्छा, ठीक है। अब बताओ, जो व्यक्ति सांसद बना हुआ है, जो व्यक्ति मंत्री बना हुआ है, वो मंत्री कैसे बना? पहले सांसद बना होगा और सांसद बनने के बाद ही तो वो मंत्री बना होगा। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से लोग व्यवस्थापिका से कार्यपालिका में जा सकते हैं कि नहीं? तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में पारस्परिक संबंध है। लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका का कोई संबंध नहीं। 36 का आंकड़ा है, कहा दूर ही रहना हमसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तो अगर आपको जज बनना है तो आपको सांसद बनने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ लीजिए खूब बढ़िया से, आप जज बन सकते हैं। एक्सपीरियंस कीजिए, आप जज बन सकते हैं। लेकिन सोचोगे सांसद बने तो सांसद बनने के बाद सीधा प्रमोशन पाए, पहुंच जाए, जज की कुर्सी पर बैठ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अब यहाँ पर हाँ, तो हमारे यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को एकदम अलग रखा गया है। न्यायपालिका का मतलब समझते हैं, जितने भी कोर्ट होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इनको इनसे अलग रखा गया है। ठीक है। अब बताओ आप लोग, एनएजेसी का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। मतलब मोदी सरकार ने एक विधेयक पारित किया कि अब जो जज बनेंगे वो लोग सांसद होंगे, सांसद लोग भी अब जज बन सकते हैं। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने देखा, कहा कि ये तो साफ साफ बोला गया है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में संबंध नहीं, तुम हमसे संबंध कैसे जोड़ने आ रहे हो? अब बताओ, किसी जबरदस्ती संबंध जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? भाई प्रेम से जोड़ा जाए संबंध तो ठीक है, आप कहो किसी से जबरदस्ती संबंध जोड़ लें तो ये संबंध फिर गड़बड़ वाला संबंध हो जाता है कि नहीं? तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया, मतलब जुडिशियल रिव्यू किया। और जुडिशियल रिव्यू किया तो कहा तुम हमारे घर में आ रहे हो, इसको कानून को रद्द कर दो। और एनएजेसी को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया था, फिर भी इसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। सोचो कितना पावरफुल है। चाहे जो जितनी बड़ी सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट किसी की नहीं सुनती है। समझ गए कि नहीं? तो हमारे यहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका को एकदम अलग रखा गया। मतलब कार्यपालिका भी बोल सकते हैं, चाहे व्यवस्थापिका बोलिए, यहीं से जा सकते हैं ना। चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को। अगर पारित हो जाए तो इनका छुट्टी नहीं। बिल्कुल, और क्या भाई, जब सांसद लोग चले जाते, जज बन जाते, तो वही बात होती कि एक सब्जी वाला था, खूब पढ़ लिख करके जज बना, और फिर बात आई कि मामला सुनाया जाए, तो ऐसे बोला सबूत है, गवाह है, तो मैटर है, वो सब्जी बेचने के इरादे में अपना बोल दिया ऐसे। तो ऐसे ये लोग भी जाएंगे तो वहाँ पर खूब झूठ बोलना शुरू कर देंगे। भाई सांसद लोग जीतते कैसे हैं? जितना झूठा वादा करोगे उतना लोग आपको लाइक करेंगे। खूब जितना झूठा वादा करो लोग उतना जाल में फंसते हैं। और एकदम सच सच बोल दो ना, यार इससे बच के रहना पड़ेगा, सच नहीं बोलना। हाँ, अगर सांसद बनना है तो सच नहीं बोलना है, समझ गए ना? यही इसका क्राइटेरिया बनाया गया है। चलो देखते हैं भाई। तो आप पहली चीज समझ गए होंगे ना, आर्टिकल 13 में जो पहली चीज है वो कहा गया है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक। दूसरी चीज क्या कहा गया है? इसमें कहा गया अल्पीकरण। अल्पीकरण। अब अल्पीकरण क्या होता है, ध्यान से सुनिए। हमारे और आपके पास मूल अधिकार है भाई, हमारे पास मूल अधिकार है कि हम बोल सकते हैं। भाई हम बोल सकते हैं, ये हमारा मूल अधिकार है। हम देश में कहीं पर आ जा सकते हैं, ये क्या है? ये हमारा मूल अधिकार है। हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये क्या है? हमारा मूल अधिकार है। लेकिन कोई व्यक्ति इस मूल अधिकार का दुरुपयोग करने लगे, कहे हमारा मूल अधिकार है, हम तुमको गरिया रहे हैं, जाओ। कहेगा क्यों गरिया रहे हो? हमारा मूल अधिकार है, हम बोल सकते हैं। भाई गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? अब किसी का मूल अधिकार है कि कहीं भी आ जा सकता है, किसी घर में घुस जाओ रात वोत में, तो हमारा मूल अधिकार है, हम तो मूल अधिकार यूज कर रहे हैं। आप कुछ भी करो लेकिन दूसरे के मूल ना। अधिकार का और
क्या कहा गया है कि आप व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार करने के लिए आपको कहा गया है सब्जी बेचो, पुदीना बेचो, आजकल तो टमाटर भी बिक रहा है ना, आम बिक रहा है, भोजपुरी वाले खूब आम बेच रहे हैं इस समय। पहले पुदीना उदीना बेचे, अब आम ले ला, टमाटर ले ला वाला चल रहा है। तो कुछ भी बेचिए, लेकिन ये नहीं कि आप AK-47 लेकर के AK-47 बम गोला बारूद ले लो, 10 रुपया किलो, 5 रुपया किलो, ये सब नहीं करना है। तो मूल अधिकार आपको दिया गया है, लेकिन मूल अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना है। अब आपके मूल अधिकार की वजह से किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन होने लगेगा ना, तो उस स्थिति को कहते हैं अल्पीकरण। क्या कहते हैं? अल्पीकरण। जैसे मान लीजिए मेरा मूल अधिकार है कि मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, मैं एक डंडी लिया हूँ और डंडी ऐसे ऐसे नचा रहा हूँ, ठीक है, मैं डंडी नचा रहा हूँ, भाई मेरा मूल अधिकार है, मैं डंडी नचा सकता हूँ, मेरी डंडी, मैं नचाऊंगा। लेकिन मान लो मैं डंडी नचा रहा हूँ, कोई व्यक्ति आया, उसकी नाक आ गई डंडी के सामने, अब आपका मूल अधिकार यहीं पर खत्म हो जाएगा। मतलब जहाँ से व्यक्ति की नाक शुरू होती है वहाँ से आपके मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मूल अधिकार की वजह से किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन हो तो आपका मूल अधिकार वहीं पर डेरोगेट कर दिया जाएगा, अल्प कर दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये मत सोचिएगा कि हमारे पास अब तो मूल अधिकार है, मूल अधिकार हम किसी को कुछ भी बोलेंगे, ऐसे नहीं। आप मूल अधिकार का प्रयोग कीजिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आहत ना हो। समझ गए कि नहीं? तो अल्पीकरण स्थिति किसे कहते हैं? जब आपके मूल अधिकारों की वजह से किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन होने लगे तो उस स्थिति को कहते हैं अल्पीकरण। समझे ना अल्पीकरण क्या होता है? क्या होता है बताओ, बताओ बताओ जल्दी से। बिल्कुल, हमारे मूल अधिकारों की वजह से अगर किसी को परेशानी होती है, इसका मतलब हमारा मूल अधिकार वहीं पर क्या कर दिया जाएगा? अल्प कर दिया जाएगा कि बच्चा तो गए। हाँ, वही अल्प करने का मतलब, अल्प मतलब कम करना होता है ना। तो अल्पीकरण आप समझ गए होंगे कि अगर आपके मूल अधिकार की वजह से किसी और के मूल अधिकार का हनन होता है, इसका मतलब कि आपका मूल अधिकार अल्प कर दिया जाएगा। ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट ये आता है कि कानून की परिभाषा। कानून किसे कहेंगे भाई? कानून की परिभाषा आखिर क्या है? तो सुनिए, वर्तमान समय में हमारे देश में भारतीय संविधान लागू है। इससे पहले भी तो कोई कानून बना रहा होगा। जब हमारे यहाँ संविधान नहीं बना था भाई, 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हो गया। जब संविधान नहीं बना था तो देश कैसे चल रहा था? कोई ना कोई कानून बना रहा होगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, ऐसे कानून बनते थे। ठीक है, तो उन्हें भी हम कानून कहेंगे। जो संविधान बनने से पहले जो चीजें लागू हुई थी उन्हें भी क्या कहा जाएगा? कानून। ठीक है। और दूसरी चीज, जो वर्तमान समय में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जैसे आप अपने देश का संविधान पढ़ना चाहते हैं तो बुक खरीद सकते हैं, इंडियन पॉलिटी नाम से, उसमें देश का कानून लिखा गया है, तो वो कानून है। लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा इसी से चलेगा? मैंने तो आपको बताया ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे कोई ना कोई चीज जोड़ी जाती है। अभी देखो 19 सितंबर को एक नया कानून जोड़ा गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नया जोड़ दिया गया कि नहीं? 29 को, हाँ 29 सितंबर को। तो जो आगे बनेगा वो भी कानून है, जो पीछे बना हुआ था वो भी कानून है, जो बना हुआ है, जो चल रहा है वो भी कानून है। समझ गए ना? तो भारतीय, ध्यान से सुनिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या चीज? भारतीय संविधान बनने से पहले जो चीज बनी हुई थी वो भी कानून है, और इसके बाद भी जो बना है वो भी कानून है। समझ गए ना? कानून की परिभाषा क्या है? ये वाला इधर देखो, कहाँ इधर उधर कर रहे हैं। कानून की परिभाषा क्या है? वर्तमान समय में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ये तो कानून है ही, लेकिन इससे पहले भी जो चीजें बनी थी वो भी क्या है? वो भी कानून है। इसके बाद भी जो बन रहा है, बताओ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम नया बना, क्या ये कानून नहीं है? कानून है कि नहीं? तो यही है कानून की परिभाषा। तो आर्टिकल 13 में ये 3 बातों को बोला गया, अल्पीकरण, जुडिशियल रिव्यू और कानून की परिभाषा। तो आर्टिकल 12 में क्या बोला गया है? परिभाषा। आर्टिकल 13 में देखो, आर्टिकल 13 में जो पूछा गया है अभी तक ये वाला,
हाँ, अल्पीकरण। आर्टिकल 13 को याद कीजिएगा, आर्टिकल 13 अल्पीकरण। आर्टिकल 13 में क्या है? अल्पीकरण। हालांकि आप लोग तो गहराई से पढ़ लिए हैं भाई, आप और भी बता सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन इसी में है, इसी में कानून की परिभाषा है। लेकिन जब ऊपर ऊपर पूछता है ऐसे मक्खन लगा के ना, तब यही पूछ लेगा बताओ आर्टिकल 13 में क्या है, नहीं देगा ऑप्शन में, अल्पीकरण। समझ गए ना? तो आर्टिकल 13 में अल्पीकरण। आर्टिकल 12 में क्या है? परिभाषा। अभी यहाँ से आपका मूल अधिकार शुरू नहीं हुआ, ठीक है? अभी मूल अधिकार का आर्टिकल ही नहीं शुरू हुआ। आर्टिकल 14 से शुरू होगा मूल अधिकार, और वो होगा समानता का, समता या समानता का मूल अधिकार। अभी तक कोई भी मूल अधिकार शुरू ही नहीं हुआ।